गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे सुपर 100 प्रोग्राम के अंतर्गत। तो जैसा कि कल हम लोगों ने हमारे चैप्टर के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट था वो पूरा किया था। उसके बाद में हम लोगों ने जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन था प्लांट के अंदर कायिक जनन था उसको भी हमने पूरा किया, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मतलब जो लैंगिक जनन होता है उसके कुछ फीचर्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे इसके आगे क्या क्या चीजें हैं जो इस चैप्टर के अंदर कवर की जाती हैं। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों के पास में कोई क्वेरी बचती है इस चैप्टर के रिगार्डिंग या फिर किसी इस चैप्टर के टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप लोग हमें चैट है उसके माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर हमसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर हम देखेंगे आगे की प्रोसेस के बारे में। तो हम लोग इसके अंदर देख रहे थे अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि जो कुछ आपकी स्टेप्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सम्मिलित रहते हैं। अब इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, वो होता है फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल देख लेते हैं उसको। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि फेजेस इन लाइफ साइकिल, जीवन चक्र में चरण। जीवन चक्र में चरण। अब इन फेजेस को कैसे समझते हैं? तो जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई हमारे पास में ये एक बालक है जिसका नाम है अजय। ये एक बालक है जिसका नाम है अजय। ठीक है, इसका जन्म हुआ। जन्म होने के कुछ समय पश्चात एक समय बीता हमारा। उस समय के पश्चात अजय की जो है एक महिला के साथ शादी हो जाती है। जैसे मान लेते हैं ये हो गए अजय, और अजय की शादी हो गई किसके साथ? यहां पे हम बात करते हैं जैसे नीता। नीता के साथ में इनकी शादी हो जाती है। इसके पश्चात ठीक है, यहां पर इनके कुछ बच्चे हुए। जैसे बोल देते हैं कि हमारे यहाँ पे दो इनके बालक हुए। ठीक है, इसका एक का नाम बताते हैं अभय, और इधर नाम दिया हमने रिया। इनके दो बालक हुए, अभय और रिया। उसके पश्चात जो अजय है, एक समय आता है कि अजय की जो है अंत में डेथ हो जाती है। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पे जन्म हुआ है। अगर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को देखें तो क्या क्या पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं? यहां क्या हुआ है? यहां जन्म हुआ है। ठीक है, और यहां क्या हुआ है? इस जगह पे हम बात करें तो इस जगह पे जनन हुआ है, और अंत में क्या हुई है? मृत्यु। तो अगर आप इनके जीवन को देखेंगे तो इसमें पूरा एक चक्र चला है। ठीक है, और इस चक्र के अंदर क्या क्या चरण आए हैं उन्हीं के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो जिस समय पे इनका जन्म हुआ उस समय से लेकर जब तक इनकी शादी हुई तब तक ये जीवन कहलाएगा हमारा यहां पर ग्रोथ फेज। ये कहलाएगी ग्रोथ फेज। ठीक है, जब यहां पर इनकी शादी होती है और इनके जो है अपनी नई संतानें होती हैं, तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है रिप्रोडक्टिव फेज। ये कहलाएगा रिप्रोडक्टिव फेज। ये कहलाएगा हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। और जब इनकी जो है मृत्यु होती है तो उससे पहले का ये जो समय था, ठीक है, उससे पहले का जो ये समय था ये कहलाता है हमारा सेनेसेंट फेज। ये कहलाएगा आपका सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज। ठीक है, अब ये जो ग्रोथ फेज है इस ग्रोथ फेज को एक नाम और दिया जाता है और वो नाम होता है जुवेनाइल फेज। जंतुओं के अंदर यह कहलाता है जुवेनाइल फेज, और पादपों के अंदर यह कहलाता है वेजिटेटिव फेज। ठीक है, तो तीन तरह की हमें अवस्था देखने को मिली। अब अगर हम इनका हिंदी में नाम ले, अगर हम इनको हिंदी में देखें कि हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, तो आप इनको हिंदी में नाम देंगे, ये हो जाएगी किशोर अवस्था,
ये हो गई किशोरावस्था। बेटा देखो हिंदी थोड़ी सी कमजोर है तो मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है, दिल पे मत लेना उसको कि सर ने छोटी की मात्रा की जगह बड़े की लगा दिया। कॉन्सेप्ट को समझिए। ये है किशोरावस्था, ये आ गई जनन अवस्था, और ये आ गई आपकी वृद्ध अवस्था। ये आपकी तीन अवस्था होती हैं किसी भी एक जीव के जीवन चक्र के अंदर। ठीक है, अब इन्हीं तीनों फेजेस के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है तो आप हैंड रेज के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं या चैट के माध्यम से मेरे पास में क्वेश्चन को भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो तीन अवस्थाएं हैं, जुवेनाइल फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है और सेनेसेंट फेज है, इन तीनों के फीचर्स क्या होते हैं। देखिए जब किसी जीव का जन्म होता है, जब किसी जीव का जन्म होता है, उस जीव के जन्म से लेकर जनन तक के बीच का जो समय अंतराल है वो कहलाता है जुवेनाइल फेज। ठीक है, और इस जुवेनाइल फेज के अंदर जीव के अंदर जितने भी डेवलपमेंट होने हैं, जितने भी प्रकार की वृद्धि होनी है, वो सारी की सारी इस अवस्था के अंदर पूर्ण कर दी जाती है और जीव को पूरी तरह से तैयार कर दिया जाता है जनन के लिए। ठीक है, तो जीव यहां पर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा जनन के लिए। अब फिर हम चलेंगे किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। तो ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है, ये वो समय होता है जब कोई जीव जनन करने के लिए गैमीट्स का निर्माण करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इस दौरान जो जीव है उसके जो जनन अंग हैं ये पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे। ठीक है, और इस दौरान वो अपनी पूर्ण क्षमता के साथ जनन करता है और अपनी प्रोजेनी को लाता है, जिससे उसकी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है। और अंत में जो जीव है, जब उसके अंदर जनन करने की क्षमता खत्म होने लगती है या एरर आने लगते हैं, तो मदर नेचर के लिए जीव किसी लायक नहीं होता, उसका कोई वजूद नहीं रहता मदर नेचर के लिए। तो मदर नेचर क्या करती है, जो जीव है अल्टीमेटली उसको डेथ की तरफ लेके जाती है। और डेथ ऐसा तो है नहीं कि मदर नेचर ने एक आपका जो है बंदा भेजा, उसने आया तलवार मारी कहानी खत्म, ऐसा नहीं होता। प्रकृति के अंदर कैसे होगा ये कि यहां पर धीरे 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 जो जीव है उसके अंग अपना कार्य करना बंद कर देंगे और अंततः एक समय ऐसा आएगा कि सभी प्रकार के जितने भी जनन आपके जितने भी अंग हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे और अल्टीमेटली जो जीव है उसकी डेथ हो जाएगी। तो तीन फेजेस हमें देखने को मिलती हैं। एक बताई मैंने आपको जुवेनाइल फेज, दूसरी बताई रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरी बताई मैंने आपको सेनेसेंट फेज। तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम क्या बताते हैं, देखिए कि किसी जीव के जीवन काल में या जीवन चक्र में, जीवन काल कर लीजिए या फिर जीवन चक्र कर लीजिए, जीवन चक्र में मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं या तीन फेजेस पाई जाती हैं। और ये बात कर रहे हैं हम बहुकोष्ठीय जीवों की। ठीक है, जिनके अंदर मुख्य रूप से देखने को मिलेगा तीन फेजेस पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, पहली हमारे पास कौन सी हो जाएगी, पहली फेज होती है जुवेनाइल फेज पाई जाती है बेटा किसमें, जो जंतु होते हैं। अगर प्लांट हैं तो ये कहलाती है वेजिटेटिव फेज। तो इसलिए हम दोनों का नाम बताए थे, जुवेनाइल फेज अथवा वेजिटेटिव फेज। दूसरी हमारे पास जो अवस्था आती है जीवन चक्र में वो होती है रिप्रोडक्टिव फेज। और तीसरी जो अंतिम अवस्था आती है यह होती है हमारी सेनेसेंट फेज। ठीक है, हिंदी में चाहे तो इसका नाम लिख सकते हैं किशोरावस्था, जनन अवस्था तथा वृद्ध अवस्था। ये तीन आपकी फेजेस हैं, किशोरावस्था, जनन अवस्था तथा वृद्ध अवस्था। ये तीन फेजेस है हमारी। ठीक, अब इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे।
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बता दीजिए। ठीक है। जीआईसी बचुआ बन, बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया है? यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर पहली अवस्था को हम लोग देख लेते हैं। पहली अवस्था है हमारे पास जुवेनाइल फेज। ठीक है, जुवेनाइल फेज। तो जुवेनाइल फेज के अंदर क्या होता है, ये वो पीरियड है जिसके अंदर जीव की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं इसको हम बताते हैं यह जीव के जीवन चक्र, जीव के जीवन चक्र में वह समय अंतराल होता है, वह समय अंतराल कह लीजिए या फिर टाइम इंटरवल होता है जो जीव के जन्म से लेकर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के बीच पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें जीव की वृद्धि होती है, तो इस दौरान जो है विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनेंगी, अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनेंगी। जैसे अगर आप देखते हो कोई प्लांट है, आपने उसको बोया, बीज को आपने बो दिया, तो वहां से जो प्लांट बनेगा उसकी जो पत्तियां है वो पहले शुरुआत में अलग प्रकार की होंगी, फिर जब वो थोड़ा बड़ा होगा प्लांट तो उसकी पत्तियां और अलग प्रकार की होंगी। जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा रिप्रोडक्टिव के बिहाफ पर, तो उसकी पत्तियां अलग प्रकार की हो जाती है। वैसे ही हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप मुर्गों का पालन करते हैं, मुर्गी पालन आपका काम है, तो आप देखेंगे जब अंडे में से चूजा निकलता है तो उस दौरान उसके शरीर पर जो फर होते हैं उनका कलर अलग होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके फर का रंग चेंज होता जाता है, और अंततः जब वो परिपक्व हो जाता है तो उसके जो फर है वो पूरी तरह से एक मुर्गे के फर के रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग हमारे यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी, अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनेंगी। तो हम बता सकते हैं कि इस अवस्था के दौरान, इस अवस्था मतलब फेज के दौरान या फेज के समय विभिन्न प्रकार की संरचनाएं विजिबल होती हैं, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं विजिबल होती हैं। तो इस दौरान आपको बहुत सारे टाइप की चीजें देखने को मिल जाएंगे। तो ये था हमारा जुवेनाइल फेज। अब इसके बाद चलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा रिप्रोडक्टिव फेज या जनन अवस्था। ठीक है, तो चलते हैं जनन अवस्था की तरफ। आप लोगों ने नोट कर लिया? यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी शायद कुछ बालक नोट कर रहे हैं। बेटा जीआईसी कैनोला खेत आप सब लोग नोट कर लिया है? यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बताइए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेकेंड वाला रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, अब ये जो मैं बता रहा हूं इसके अंदर बहुत ऐसी चीजें होंगी जो नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आती है। नीट में इसमें से बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं जो मैं रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर आपको बताने जा रहा हूं। कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
और कुछ घटनाएं बताऊंगा उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ क्रियाएं बताऊंगा उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको बड़ा ध्यान से देखना है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो लाइफ की वह फेज होती है जिसके दौरान जो जीव है वो जनन करता है। तो हम क्या बताते हैं, जीवन चक्र की इस अवस्था के दौरान, इस अवस्था के दौरान या अवस्था के समय जीव पूर्ण क्षमता के साथ जनन करता है, जनन करता है। तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था के दौरान जीव जो है अपने पूर्ण क्षमता के साथ जनन करता है ताकि उसकी जो स्पीसीज है वो निरंतर बनी रहे। अब ये जो फेज होती है, इस फेज के अंदर क्या होता है, इस फेज के दौरान जो जीव है उसके जो जनन अंग हैं वो पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो हम बताएंगे इस फेज के समय जीव के जनन अंग विकसित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं तथा जीव में गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस क्या होता है डियर? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है आपका युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण। गैमेटोजेनेसिस होता है युग्मक निर्माण, प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए जंतुओं में ये जो चरण है कि जब जनन अंग विकसित हो जाए और साथ ही साथ गैमेटोजेनेसिस प्रारंभ हो जाए, तो इस समय को हम एक नाम देते हैं, और वो नाम क्या होता है? इसको हम नाम देते हैं प्यूबर्टी। ये जो समय है इसी को नाम देते हैं प्यूबर्टी, इसे प्यूबर्टी कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है हमारे पास में जो ये अवस्था है, इस अवस्था के हिसाब से जंतुओं में अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी और पादपों में अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी रिप्रोडक्टिव फेज में। अब जो पादप होते हैं वो इस अवस्था के अनुसार दो प्रकार के हो जाते हैं, जबकि जो जंतु होते हैं वो भी दो प्रकार के हो जाते हैं। अब इसी की हम बात कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, यहां पर देखिए रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट्स, पादपों में जनन अवस्था। अब पादपों में जो जनन अवस्था होती है उसके हिसाब से हमारे पास में दो तरह के प्लांट देखने को मिलेंगे। आपको कौन कौन से प्लांट मिलेंगे देखने को? तो यहां पे आपके दो प्लांट मिल जाते हैं। अगर मैं आपसे बताऊं, ए मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक प्लांट। अब ये जो मोनोकार्पिक प्लांट है ये कौन से प्लांट होते हैं? तो ये वो प्लांट होते हैं जिनमें केवल एक ही बार पूरे जीवन में पुष्प बनेंगे और जीवन में केवल एक ही बार जनन होगा, ठीक है। तो पुष्प भी केवल एक ही बार बनेंगे और जनन भी केवल एक ही बार होगा। तो इन पादपों में पुष्प का निर्माण तथा जनन पूर्ण जीवन चक्र में केवल एक बार होता है,
तो इनके पूर्ण जीवन चक्र में केवल एक ही बार पुष्प का निर्माण होगा और केवल एक ही बार जनन होगा। ठीक है, याद रखना है। अब यहां पे जो एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि नीट में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और एनसीईआरटी के अंदर 2 ऐसे नाम दिए हुए हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और वो क्या है, देखिए। तो इसके अंदर पहले भी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं, इसके अंदर एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे, जितने भी आपके 1 वर्षीय पादप है वो सभी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। अब 1 वर्षीय पादप में कौन आता है, 1 वर्षीय पादप में वो आते हैं जिनका जीवन चक्र कुछ दिनों से लेकर 1 साल के अंदर पूर्ण हो जाता है, वो 1 वर्षीय पादप के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करूं तो ऑल एनुअल प्लांट्स, इसमें सम्मिलित हो जाएंगे सभी एनुअल प्लांट्स। अब जैसे कि हमारे पास क्या है, जैसे व्हीट है, व्हीट के अंदर आप देखेंगे तो क्या होता है, एक बार बीज बने उसके बाद पौधा मृत हो जाता है, मतलब जीवन में एक ही बार हो रहा है। जैसे राइस है, चावल के साथ भी ऐसे ही होता है। जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड बेटा सरसों, ठीक है, जैसे सरसों है, इसमें भी ऐसे ही हमें देखने को मिलता है। जैसे कैरेट है, ठीक है, जैसे रेडिश है, एटसेट्रा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल तो आ गया सभी हमारे एनुअल प्लांट्स। अब उसके अलावा क्या होता है, ठीक है, अब इसके अंदर एक छोटा सा मैं आपको ट्विस्ट बताता हूं। ये जो नाम लिखे हैं मैंने, देखिए यहां पे ऊपर वाले जो है ये तो सभी कंट्रीज के अंदर एनुअल होते हैं, लेकिन कैरेट और रेडिश मतलब मूली गाजर जो होते हैं हमारे भारत के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं जो भारत जैसे कंट्रीज हैं, ठीक है, इनके अंदर इनका जीवन चक्र 1 साल में पूरा हो जाता है। परंतु जो बहुत ज्यादा ठंडे इलाके हैं उनके अंदर इनका जीवन चक्र 2 साल में पूरा होता है। जैसे रशिया हो गया, ठीक है, जैसे ग्रीनलैंड हो गया, जैसे स्कॉटलैंड हो गया, ऐसे स्थानों पर इनका जीवन चक्र 2 साल में पूरा होता है, लेकिन गर्म इलाकों के अंदर इनका जीवन चक्र 1 साल में पूरा हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ और नाम बताता हूं जो एनुअल नहीं है, पेरिनियल प्लांट है। और पेरिनियल प्लांट क्या होते हैं, जो बहुवर्षीय पादप होते हैं, जिनका जीवन चक्र बहुत मतलब जो उनका लाइफ स्पैन है, जीवन काल है, बहुत लंबा होता है। तो उनके भी कुछ हमारे पास एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल आता है बैम्बू प्लांट का। तो जो बैम्बू प्लांट होता है अपने पूरे जीवन काल में केवल और केवल 1 बार ही पुष्प का निर्माण करता है। जो बांस का पौधा होता है पूरे जीवन चक्र में केवल 1 ही बार आपका पुष्प का निर्माण करेगा, और उसमें जो पुष्प का निर्माण होता है वो 50 से 100 वर्षों के बीच होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ नाम बता रहा हूं, जैसे एक स्टाल आके हमारे पास एक नाम आता है बैम्बू प्लांट, एक नाम आता है हमारे पास बैम्बू। तो जो बैम्बू प्लांट होता है इसकी अगर हम बात करें तो बैम्बू प्लांट की खासियत क्या होती है, ठीक है, केवल 1 बार फ्लावरिंग होगी। अब वो भी कब होगी, 50 से 100 वर्षों के मध्य, केवल 1 ही बार होगी, 50 से 100 वर्षों के मध्य 1 ही बार होगी, उसके बाद फिर उसमें कभी नहीं होती। दूसरा नाम जो हमारे पास आता है वो होता है नीला करौंजी। अब ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा और इसको आपको याद भी रखना है, ठीक है। नीला करौंजी, ये जो हमारे पास में नीला करौंजी प्लांट है इसका साइंटिफिक नेम होता है आपका स्ट्रोबिलैंथस कंठियाना। इसका साइंटिफिक नेम होता है स्ट्रोबिलैंथस कंठियाना। ये वैज्ञानिक नाम है, तो जैसे मैंने इसको अंडरलाइन करके लिखा है वैसे ही लिखेंगे, स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना। ये जो स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना है ये हमारा पाया जाता है साउथ इंडिया में। कहाँ मिलता है ये, साउथ इंडिया, साउथ इंडियन हिल्स। जो दक्षिण भारतीय पहाड़ होते हैं वहां पर मिलता है ये हमारा नीला करौंजी या स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना। ये जो प्लांट होता है केवल 12 वर्षों में आपकी फ्लावरिंग करता है। कब करता है,
12 साल में एक बार इसमें फ्लावरिंग होती है, केवल 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है। ठीक है, अब लास्ट टाइम जो हमारे पास नोटिस किया गया था, एनसीईआरटी देखिए कुछ और कहती है और समय बदल चुका है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर अपडेट नहीं आया है, तो हमें एनसीईआरटी के साल का भी मेंशन कर देंगे और जो लास्ट टाइम हुआ था उसको भी देख लेंगे। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो लास्ट हुआ था वो 2006 में हुआ था, लास्ट 2006 में हुआ था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी, आपकी ऐसा एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, जबकि जो अभी जो लास्ट वाला हुआ है वो 2018 में हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर अपडेट नहीं आया है और एनसीईआरटी में बहुत सारी मिस्टेक्स भी रही हैं इस बार। तो चलिए, ये था हमारा किसके बारे में? मोनोकार्पिक प्लांट के अंदर। तो मोनोकार्पिक प्लांट जिनके अंदर पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प का निर्माण होता है और एक ही बार जनन होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया क्या? यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आता है पॉलीकार्पिक प्लांट। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में पॉलीकार्पिक प्लांट। अब पॉलीकार्पिक प्लांट कौन से प्लांट होते हैं? ये वो प्लांट है जो अपने पूरे जीवन चक्र में कई बार पुष्प बनाते हैं और कई बार जनन करते हैं। ठीक है, तो ये वो पादप होते हैं, ये वो पादप होते हैं जो अपने जीवन चक्र में कई बार पुष्प का निर्माण करते हैं तथा जनन करते हैं, तथा जनन करते हैं, तथा जनन करते हैं। तो उनके पूरे जीवन काल में कई बार आपके क्या बनेंगे? पुष्प बनेंगे और कई बार आपके जनन भी होगा। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में इसमें आ जाता है हमारे पास लगभग सभी पेरिनियल प्लांट्स। ठीक है, तो आपके जो है पेरिनियल प्लांट्स इसी में आ जाते हैं। एग्जाम्पल में जो पेरिनियल प्लांट्स हैं वो आ जाते हैं। अब पेरिनियल प्लांट्स का मतलब हुआ बहुवर्षीय पादप, बहुवर्षीय पादप। अब पेरिनियल प्लांट्स के अंदर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आप लोगों को पता है सबसे कॉमन एग्जाम्पल एप्पल है, मैंगो है, हर साल फल लगता है ना इन पे, हर साल पुष्प आता है, तो एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ग्रेप वाइन है, वाइन का मतलब होता है बेल। ठीक है, जैसे ग्रेप वाइन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हमारे पास में कुछ पादप हो जाते हैं। वही हम बात करेंगे अब एनिमल्स की। तो जो एनिमल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइम ऑफ ब्रीडिंग दो टाइप के हो जाते हैं। एक होते हैं सीजनल ब्रीडर्स जो एक पर्टिकुलर समय के दौरान ही जनन करते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर जो साल में कभी भी जनन कर सकते हैं। तो उन्हीं की हम बात करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम लोग देखते हैं इसमें अगला, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं जंतुओं के बारे में। तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगी सब हेडिंग कि रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल्स, रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल्स, जंतुओं में जनन काल या जनन अवस्था, जंतुओं में जनन अवस्था। अब जंतुओं में जो जनन अवस्था हो रही है इसके अंदर हम दिखाएंगे दो को। ठीक है, तो हम बताएंगे इसमें क्या बताएंगे कि ब्रीडिंग के टाइम के अनुसार, ब्रीडिंग के टाइम के अनुसार जंतु दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब ब्रीडिंग के टाइम के अनुसार जंतु हमारे दो प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे?
पहला नाम आता है हमारे पास सीजनल ब्रीडर्स। पहला क्या नाम आता है? सीजनल ब्रीडर्स। अब जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं ये क्या होते हैं? देखिए, सीजनल ब्रीडर्स हमारे वो जंतु होते हैं जो साल में किसी एक पर्टिकुलर समय पर ही जनन करते हैं। ठीक है, ये ठीक है, साल में एक निश्चित समय पर जनन करते हैं, जनन करते हैं, जनन करते हैं। अब इसके अंदर एक एग्जांपल बता दूं मैं आपको। जैसे एग्जांपल की बात कर लें तो इसमें आ जाएगा फ्रॉग, मेंढक, जो स्पेशली हमारे जो है बरसात के मौसम में जनन करते हैं। ठीक है, लिजर्ड्स, ठीक है, जैसे बर्ड्स एटसेट्रा। अगर हम यहाँ पे चिकन की बात करें तो चिकन इसके अंदर सम्मिलित नहीं होता है क्योंकि ये पूरे साल जनन कर सकता है। ठीक है, बाकी हमारे पास में जैसे फ्रॉग है, लिजर्ड्स हैं, बर्ड्स है, तो ये एक पर्टिकुलर समय पर ही, एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही जनन करते हैं। दूसरे तरफ हम बात कर लेते हैं, दूसरी तरफ नाम आ जाता है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स, अगला नाम आ जाता है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। तो जो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं वो क्या है? वो पूरे साल में किसी भी समय पर जनन कर सकते हैं, मतलब सीजन के ऊपर उनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। तो हम क्या बताते हैं? ठीक है, ये वो जीव होते हैं या वो जंतु होते हैं, जंतु होते हैं जो साल में किसी भी समय पर जनन कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, साल में किसी भी समय पर जनन कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल की हम बात कर लें यहां पर, तो जैसे यहां पे एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास हनी बी आ जाती है, मधुमक्खी। ठीक है, इसके अलावा जैसे पोल्ट्री बर्ड्स आ जाती हैं, जैसे जिसके अंदर आपकी मुर्गियां आ जाती हैं, जैसे बत्तख आ जाती हैं। ठीक है, जैसे रैबिट है, जैसे रैबिट हो जाता है, जैसे माइस है, चूहा, जैसे कैटल्स है मतलब मवेशी एटसेट्रा। ये साल में किसी भी समय पर जनन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। अब हमारे पास में जो मैमल्स होते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स, मतलब जिनमें प्लेसेंटा का निर्माण होता है, उन मैमल्स के अंदर जिस समय पर जनन का समय आता है उस दौरान कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो उनके जनन अंग में तथा उनके जो सहायक अंग होते हैं, जनन अंग तथा जो सहायक अंग होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं ये चेंजेस। और स्पेसिफिकली जो फीमेल होती हैं उनके अंदर ओवरी में तथा ओवरी से जुड़ी संरचनाओं के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में प्लेसेंटल मैमल्स है जिनके अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं, ये दो प्रकार के अलग अलग चेंजेस होते हैं। एक प्रकार के जीव ऐसे होंगे जिनके अंदर अलग प्रकार का होगा, जबकि दूसरे प्रकार के जीव होंगे जिनके अंदर दूसरे प्रकार का होगा। और ऐसे में ये जो चक्र हो जाते हैं, ये जो साइकिल हो जाती हैं, दो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो केवल प्राइमेट्स के अंदर देखने को मिलती है, जैसे बंदर हो गए, मानव हो गया। ठीक है, और दूसरी तरफ होती है एस्ट्रस साइकिल जो हमारे बहुत सारे मवेशियों के अंदर देखने को मिलती है, डॉग के अंदर देखने को मिलती है, कैटल्स के अंदर देखने को मिलती है और कैट्स के अंदर देखने को मिलती है। तो हमारे पास में कुछ चक्र देखने को मिलेंगे, तो उन्हीं के बारे में हम लोग अभी यहाँ पर बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं उसकी। तो हम बता देंगे इसको, क्या बताएंगे? अब एक स्टार लगा के बताएंगे हम, स्पेशल पॉइंट है तो स्टार जोड़ लगाएंगे। और क्या होगा? ठीक है, हम बताएंगे प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स की फीमेल्स में मतलब मादाओं में, फीमेल्स में
फीमेल्स में ओवरीज कोमा एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स मतलब सहायक जनन नलिकाएं तथा हॉर्मोन्स में रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान या रिप्रोडक्टिव फेज के समय कुछ चक्रीय परिवर्तन घटित होते हैं। चक्रीय परिवर्तन घटित होते हैं। अब ये जो चक्रीय हो रहे हैं मतलब जो हमारे पास में परिवर्तन हो रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारे पास दो प्रकार के जीव बन जाएंगे। ठीक है, इन परिवर्तन के अनुसार ये जीव दो प्रकार के चक्र दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से चक्र दर्शाएंगे। पहला होता है हमारे पास चक्र यहां पर, तो पहला आ जाएगा हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पहली हो जाएगी हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और दूसरी हो जाएगी एस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरी हो जाएगी एस्ट्रस साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये किसमें देखने को मिलेगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें देखने को मिलेगी मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। जबकि जो हमारे पास में एस्ट्रस साइकिल है, एस्ट्रस साइकिल हमें कहां देखने को मिलेगी? जैसे काउज हैं, इनके अंदर देखने को मिलेगी, शीप में देखने को मिलेगी, मतलब भेड़ में देखने को मिलेगी, रैट्स में देखने को मिलेगी, डियर्स में देखने को मिलेगी, ठीक है, डॉग्स में देखने को मिलेगी, टाइगर्स में देखने को मिलेगी, एटसेट्रा। तो इनके अंदर हमें ये देखने को मिलती है एस्ट्रस साइकिल। और ये जो नाम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे इससे पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये तो हमारे पास में जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसके बारे में। अब रिप्रोडक्टिव फेज के बाद अगला नाम आता है सेनेसेंट फेज। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, मैं वल्बरी आपको समझा देता हूं, आप उसको चाहे तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वो आपकी इच्छा है। जैसे मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको बता दूं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्राइमेट्स में होती है। ये सारे के सारे क्या हैं? इसमें काउंट हो जाते हैं ये प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स कौन से जीव होते हैं? प्राइमेट्स वो जीव होते हैं जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। प्राइमेट्स वो जीव होंगे जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाएगी। और प्राइमेट्स में कौन सम्मिलित होते हैं? जैसे मंकी, एप्स और ह्यूमन, ये प्राइमेट्स में सम्मिलित होते हैं। अब एस्ट्रस साइकिल के अंदर जो सम्मिलित होते हैं इनको क्या नाम दिया जाता है? ये जो जीव है इनको कहा जाता है, देखिए इनको कहा जाता है नॉन प्राइमेट्स। इनको नॉन प्राइमेट्स कहा जाता है। मतलब ये वो जीव हैं जो प्राइमेट की कैटेगरी में सम्मिलित नहीं होते। तो नॉन प्राइमेट्स कौन से होंगे? जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्थान पर एस्ट्रस साइकिल पाई जाती है, उनको हम कहते हैं नॉन प्राइमेट्स। तो नॉन प्राइमेट्स के अंदर ये सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, अब दोनों के अंदर क्या अंतर है उनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इस चक्र के दौरान क्या पाया जाता है कि ये जो चक्र है हमारा, इस चक्र के अंतिम कुछ दिनों में
जो रक्त है उसका बहाव होता है। ठीक है, इस चक्र के अंतिम दिनों में रक्त का बहाव होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का फीचर है। इसके अलावा जो अगर जनन हुआ तो ठीक है, अगर इस दौरान जनन नहीं होता है तो उस समय पर जो एंडोमेट्रियम होती है, यूट्रस की आपकी जो लाइनिंग होती है, वो एंडोमेट्रियम शरीर से बाहर निकाल दी जाती है रक्त के बहाव के साथ। और इस दौरान जो फीमेल है वो कॉपुलेशन को परमिट नहीं करती। ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले जो होते हैं ये जीव इस समय पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कॉपुलेशन को परमिट नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एस्ट्रस साइकिल की। तो एस्ट्रस साइकिल जो होती है ये जैसा कि मैंने आपको बताया किसमें होती है, नॉन प्राइमेट्स के अंदर, ये नॉन प्राइमेट्स के अंदर घटित होती है। इसके अलावा इसमें कभी भी ब्लड का फ्लो नहीं होता, रक्त का बहाव नहीं होता है। इस चक्र के दौरान रक्त का बहाव नहीं होगा। जो एंडोमेट्रियम है वो बॉडी के बाहर रिलीज नहीं की जाती, उसको दोबारा से अवशोषित कर लिया जाता है। एंडोमेट्रियम को अवशोषित कर लिया जाता है। और उसी के अलावा जहां एक तरफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो मादाएं हैं वो जो कॉपुलेशन होता है, जो मेटिंग होती है, उसके लिए परमिट नहीं करती। वहीं हम नॉन प्राइमेट्स की बात करें तो जब एस्ट्रस साइकिल होती है तो मादाएं केवल इसी समय पर कॉपुलेशन को परमिट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा वो किसी और समय पर परमिट नहीं करती। ठीक है, तो ये कुछ हमारे डिफरेंसेस थे मेंस्ट्रुअल साइकिल में और एस्ट्रस साइकिल में। अगर आप लोगों ने नोट किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर सेनेसेंट फेज की तरफ, जो अंतिम पड़ाव है हमारे चक्र का। ठीक है, आखिरी फेज है सेनेसेंट फेज। तो चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, आखिरी फेज की तरफ। आखिरी फेज होती है इसमें सेनेसेंट फेज, तीसरी और आखिरी फेज सेनेसेंट फेज, मतलब वृद्ध अवस्था। आखिरी अवस्था है वृद्ध अवस्था। ठीक है, तो ये जो हमारी फेज है ये कब है, ये तब शुरू होती है जब रिप्रोडक्टिव फेज समाप्त होती है। यह रिप्रोडक्टिव फेज के समाप्त होने के पश्चात प्रारंभ हो जाती है, हो जाती है। तो जब रिप्रोडक्टिव फेज समाप्त होगी तो हमारी सेनेसेंट अवस्था प्रारंभ हो जाएगी, प्रारंभ हो जाती है। ये जो चक्र है, ये जो हमारे पास में फेज है, ये जो अवस्था है वृद्ध अवस्था, ये जीवन की आखिरी अवस्था होती है, जीवन चक्र की आखिरी अवस्था होती है। यह जीवन चक्र की लास्ट फेज होती है। लास्ट फेज होती है, जीवन चक्र की अंतिम फेज होती है। ठीक है, और इस फेज के अंत में क्या होता है हमने देखा था, याद है? इस फेज के अंत में क्या होता है, देखिए यहां पे क्या हुआ। जो अजय था जब ये सेनेसेंट फेज में जाता है तो सेनेसेंट फेज के बाद में अंत में क्या हो रहा है, डेथ। तो अंततः जो अजय है इसकी मृत्यु हो गई थी आफ्टर दी सेनेसेंट फेज। तो ये चीज फिक्स है कि यदि सेनेसेंट फेज में जीव जाता है तो अंत में उसकी मृत्यु हो ही जाती है। तो हम क्या बताते हैं, ठीक है, इस चक्र ने इस फेज के फलस्वरूप अंत में जीव की मृत्यु हो जाती। तो अंततः क्या होगा, जीव की मृत्यु हो जाएगी, जीव की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास में चेंजेस देखने को मिले पूरे जीवन काल के अंदर, ठीक है, पूरे जीवन चक्र में जो भी हमें चेंजेस देखने को मिले, जो भी परिवर्तन देखने को मिले, चाहे वो हमें
आपके ग्रोथ फेज वाले की बात कर लें, चाहे हम बात रिप्रोडक्टिव फेज की बात कर लें, चाहे सेनेसेंट फेज की बात करें, और वहीं हम ग्रोथ फेज से मतलब जुवेनाइल फेज से पहुंच रहे हैं रिप्रोडक्टिव फेज में, रिप्रोडक्टिव फेज से पहुंच रहे हैं सेनेसाइंट फेज में, और सेनेसेंट फेज के बाद में अंत में पहुंच रहे हैं डेथ में। ठीक है, तो इन सभी में जो हमारा जीव गुजर रहा है इन सभी अवस्थाओं से, उसके पीछे का कारण होता है केवल एक, और वो होता है हार्मोनल बदलाव। तो हार्मोन्स ही जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन सभी चीजों के लिए, जिसके अंदर जो वातावरणीय अवस्थाएं हैं वो भी अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। तो आप उस चीज को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? हार्मोन्स तथा सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स जीव के चक्र में एक फेज से दूसरी फेज में ट्रांसफर को कंट्रोल करते हैं। या कंट्रोल की जगह पे एक काम करते हैं, दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो ये थी हमारे जीवन चक्र की तीनों अवस्था। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने ग्रोथ फेज को देखा, जिसके अंदर हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव फेज को देखा, और आखिरी और अंतिम सेनेसेंट फेज को देखा। तो तीनों फेजेस को हमने देख लिया इसके अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, और वो होता है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। जो जीव जनन करते हैं उनके अंदर सेक्सुअलिटी कैसी पाई जाती है, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है इसके अंदर, सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, तो डियर आप लोगों में से किसी का अगर कोई प्रश्न है तो वो लोग मुझसे चैट के माध्यम से या डायरेक्ट संपर्क करके भी पूछ सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना कोई प्रश्न मुझसे पूछें ताकि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके, हमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास में क्या, और वो होती है आपकी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब जीवों में लैंगिकता। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म्स। जीवों में लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता कि किस प्रकार से हमारे पास में जीव जो हैं उनके अंदर लैंगिकता पाई जाती है, हम इसको देखेंगे यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखेंगे? देखिए, हम एक काम करते हैं, हम इस प्रकार से दिखाते हैं पहले मोटे तौर पर। ठीक है, एक तरफ रखेंगे क्या? प्लांट्स, और दूसरी तरफ हम क्या रखते हैं? एनिमल्स। एक तरफ रखेंगे जंतु और दूसरी तरफ रखेंगे हम पादप। ठीक है, जो प्लांट्स है इनके अंदर भी हम रखेंगे कौन से? एक तरफ रखते हैं लोअर प्लांट्स और दूसरी तरफ रखते हैं हम हायर प्लांट्स। वहीं हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर भी हम ऐसे कर लेते हैं, एक तरफ रखते हैं हम लोअर एनिमल्स और दूसरी तरफ रखते हैं हम हायर एनिमल्स। ठीक है, तो क्या बता देंगे? देखिए, पादपों में निम्नतम पादप जो लोअर प्लांट्स होते हैं और हायर प्लांट्स जो उच्चतम पादप होते हैं। जंतुओं में निम्नतम जंतु और वहीं दूसरी तरफ उच्चतम जंतु, दो प्रकार के हो जाएंगे हमारे पास में। अब जो लोअर प्लांट्स होते हैं इनकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो लोअर प्लांट्स के अंदर हमारे पास में जो जनन होता है या जो गैमीट्स बनते हैं, हो सकता है एक ही पादप से बने और हो सकता है अलग अलग पादप से बने।
ठीक है। हायर प्लांट्स के अंदर क्या बनते हैं? गैमेट्स बनाने के लिए हायर प्लांट्स के अंदर पुष्पों का निर्माण होता है। यहां पर पुष्प विकसित होते हैं हायर प्लांट्स के अंदर। अब अगर हम पुष्प की बात करें तो जो हायर प्लांट्स है इनके अंदर जो पुष्प है ये एक ही पादप पर बन सकते हैं और ये अलग अलग पादपों भी बन सकते हैं। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर दोनों प्रकार के गैमेट्स एक जगह पर बन सकते हैं, लोअर एनिमल्स के अंदर, और हायर एनिमल्स के अंदर दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर बनते हैं दोनों प्रकार के गैमेट्स। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा यहां पर बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं आपको बताया था यहां पर, ठीक है, जैसे मेरे पास लोअर प्लांट है, ठीक है, और मेरे पास हायर प्लांट्स है, ठीक। जैसे हमारे पास हायर एनिमल्स हैं और लोअर एनिमल्स हैं, इनके केस की हम बात कर रहे हैं। तो जो लोअर प्लांट्स होते हैं एक होता है होमोथैलिक, क्या नाम आएगा? होमोथैलिक। एक होता है हेट्रोथैलिक, ठीक है, होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक। वहीं हम बात कर लेते हैं इधर जो हायर प्लांट्स हैं, ठीक है। हायर प्लांट्स के अंदर भी दो नाम आते हैं, एक होता है मोनोसियस, एक होता है मोनोसियस, और एक होता है आपका डाइसियस। डाइसियस, ठीक है। अब यहां पे होता है, एक होता है बाइसेक्सुअल और ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। सिंपल सा, ठीक है। ये चार्ट बनाइए। अब इसके अंदर एक एक पॉइंट मैं आपको लिखवा दूंगा नीचे की तरफ। आपका जो है चैप्टर का बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप यहां पर कवर हो जाएगा। चार्ट बनाइए फटाफट। ये है होमोथैलिक, HOMOTHALLIC, होमोथैलिक, ठीक है। ये है हेट्रोथैलिक, HETEROTHALLIC, हेट्रोथैलिक। ये है मोनोसियस, MONOECIOUS, मोनोसियस। ये है डाइसियस, DIOECIOUS, डाइसियस। ये है बाइसेक्सुअल और ये है यूनिसेक्सुअल। तो बेटा हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूं आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझसे इंटरेक्ट करें, हम लोग एक दूसरे के साथ बात करें। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग एक दूसरे से बात करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे पहले हम बात करने का प्रयास करते हैं जीआईसी कुनाल खेत से, कुनेला खेत, जीआईसी कुनेला खेत, जीआईसी कुनेला खेत। बेटा कोई प्रश्न है आपका? बात करिए, चलिए एक बार जरा। आपको अनम्यूट कर दिया गया है। हेलो। हाँ जी बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका बेटा? प्रियंका बोहरा। हाँ जी प्रियंका जी, समझ में आ रहा है सारी चीजें? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नो सर। कोई प्रश्न है आपका? नो सर। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब हम चलते थैंक यू सर। हैं नीचे वाले स्कूल की तरफ। क्या नाम है इनका? जीआईसी अलकापुरी। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा आपका? संतोषी फरमान। जी संतोषी जी। कैसा समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? नहीं? यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए? यस सर। ठीक है, कोई प्रश्न है आपका? नो सर। चलो अच्छी बात है। तो अगली बार हम लोग मिलेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। जीआईसी एकेश्वर। बेटा आपकी तरफ से हैंड रेज आया था।
देखिए ऐसा करेंगे तो काम कैसे चलेगा, आप खुद ही गायब हो गए, जिन्होंने हैंड रेज दिया वही भाग गए। तो चलिए हम लोग आज का समय यहाँ पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए।